कहते हैं हमारे पापों की सजा हमें मरने के बाद मिलती है, पर कुछ पाप इतने बड़े होते हैं कि उनकी सजा इंसान को जीते जी भोगनी पड़ती है। एक शहर में एक निखिल नाम का लड़का अपनी बीवी सीमा के साथ रहता है। निखिल पेशे से एक इंजीनियर था। वो अपने काम में बहुत ही बिजी रहता था। एक दिन सीमा के घर में एक फैमिली फंक्शन होता है। सीमा निखिल को भी जाने को बोलती है। निखिल, आज सुबह पापा का फोन आया था, घर पर एक फैमिली फंक्शन है, उन्होंने सबको निमंत्रण दिया है और तुम्हें भी साथ आने को बोला है। अरे सीमा, मैं नहीं जा सकता, मेरे पास अभी फिलहाल ऑफिस का बहुत काम है। मुझे अपनी क्लाइंट्स को काम समय पर करके देना है। मैं उन्हें टाइम से काम करके नहीं दे पाया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अरे, सीमा निखिल की बात मान जाती है और अकेले जाने को तैयार हो जाती है। अगले दिन सीमा अपने पापा के घर जाने के लिए तैयार हो जाती है। निखिल, मैंने 5 दिनों के लिए तुम्हारे लिए खाना बनाने वाली को बोल दिया है। उसका नाम कोमल है। वो रोज सुबह शाम तुम्हारे लिए खाना बना दिया करेगी। ठीक है, ध्यान से जाना सीमा, बाहर बहुत बारिश हो रही है, कहीं गिर मत जाना। सीमा 5 दिनों बाद अपने घर से लौटी। वो बहुत अजीब सी हरकतें करती। उसकी आंखें हमेशा चढ़ी चढ़ी रहती। पता नहीं सीमा को क्या हुआ था। मुझे हॉल में सोना है। हॉल में सोना है? क्यों सीमा, आओ अंदर कमरे में सोते हैं, हमारा कमरा अंदर है। नहीं, तुम अंदर जाओ, मैं बाहर ही सोऊंगी। तुम नाराज हो क्या, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ फंक्शन में नहीं जा पाया? नहीं, मुझे अकेला छोड़ दो। निखिल सीमा को कुछ नहीं कहता और उधर से चुपचाप चला जाता है। निखिल को सीमा का ये बर्ताव समझ में नहीं आ रहा था। ऐसे सीमा कभी निखिल से बात नहीं करती थी। अगली सुबह निखिल उठता है। अरे, तुम कब उठी? थोड़ी देर पहले। सुनो, मैं तुम्हें बताना भूल गया था कि मुझे आज जल्दी निकलना है ऑफिस के काम के लिए। तुम जल्दी टिफिन तैयार कर दो। टिफिन तैयार है? निखिल सोच में पड़ जाता है। मैंने तो इसे बताया भी नहीं था, तो फिर इसने इतनी जल्दी टिफिन कैसे तैयार कर दिया? सीमा निखिल के मन की बात उसके बिना बोले जान लेती थी। निखिल के तो होश उड़ गए जब उसने कहा, सीमा जरा सुनो, गीजर चालू कर दो और नल खोल दो, पानी भर जाएगा तो। निखिल की पूरी बात बोलने से पहले ही गीजर खुद ब खुद ऑन हो गया और बाथरूम से नल चलने की आवाज आने लगती है। निखिल ये देखकर हैरान रह गया। सीमा उसके सामने खड़ी थी, तो फिर ये नल चलाया किसने? निखिल ने सोचा ये बात अगर उसने सीमा से सीधे सीधे पूछी तो क्या पता उसे अच्छा न लगे। सीमा, क्या बात है, जब से तुम अपने पापा के घर से आई हो तुम बहुत बदली बदली लग रही हो। कुछ हुआ है क्या? तुम कहो तो हम डॉक्टर के पास चलें? नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ। अरे, मेरा मतलब था, तुम अकेले पूरा दिन काम करती रहती हो। अकेले काम करते करते तुम्हें तनाव हो सकता है, तो हम साइकेट्रिस्ट के पास चलते हैं। नहीं। और ये सुनकर सीमा उधर से उठकर चली गई। निखिल समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है। सीमा पिछले 3 महीनों से उससे ऐसा बर्ताव कर रही थी और साथ ही 3 महीने से बाहर हॉल में सोती थी। वो हमेशा कम से कम निखिल से 3 फीट की दूरी बनाकर रखती। कुछ दिन बाद निखिल सुबह की सैर के लिए अपने घर से बाहर निकल रहा था। तभी निखिल का पड़ोसी गौरव आता हुआ दिखाई दिया। अरे गौरव! अरे निखिल जी, आज इतनी सुबह आप कैसे आ गए सैर के लिए? गौरव अपने साथ अपने पालतू कुत्ते शेरू को भी सैर के लिए ले जाता था। निखिल का घर देखते ही शेरू बहुत जोर जोर से भौंकने लगता है। पता नहीं क्यों निखिल जी, ये आपका घर देखते ही बहुत जोर जोर से भौंकने लगता है। निखिल ने तभी सीमा को आवाज दी। सीमा, दरवाजा बंद कर लो। जैसे ही सीमा बाहर आई, शेरू उसे देखकर बहुत जोर जोर से भौंकने लगा। गौरव ने शेरू को चुप करने की बहुत कोशिश की, पर शेरू बिल्कुल भी चुप नहीं हुआ। वो बस भौंकता रहा। ये सब क्यों हो रहा है निखिल नहीं समझ पा रहा था। कुछ दिनों बाद निखिल जब रात को डिनर करने बैठा तब उसे ध्यान आया। सीमा, सब्जी में थोड़ा नमक टेस्ट कर लेना, कल थोड़ा कम रह गया था। फिर निखिल को लगा शायद नमक उसे ही कम लगा हो, तो उसे खुद ही टेस्ट कर लेना चाहिए। निखिल रसोई की तरफ बढ़ा। उसने वहाँ जो देखा वो उसे देखकर दंग रह गया।
सीमा ने नमक टेस्ट करने के लिए अपना पूरा हाथ गैस पर रखी खौलती दाल में डाल दिया और वो अपना हाथ बिल्ली की तरह चाटने लगी। निखिल सोच में पड़ गया। उस खौलती दाल से उसका हाथ कैसे नहीं चला। ये क्या कर रही हो सीमा, चम्मच से निकाल लेती। सीमा ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और बस निखिल को घूर रही थी। तभी शेरू, निखिल के पड़ोसी का कुत्ता, अपने घर से छूट जाता है और निखिल के घर में आ घुसता है। शेरू सीमा को देखकर बहुत जोर जोर से भौंकता है। निखिल शेरू को भगाने की बहुत कोशिश करता है। जाओ शेरू जाओ, तुम इधर क्या कर रहे हो। शेरू सिर्फ सीमा को देखकर भौंकता रहता है। तभी सीमा उसे पकड़ लेती है और उसका गला दबाने लगती है। निखिल सीमा से शेरू को छुड़वाने की बहुत कोशिश करता है पर सीमा उसे नहीं छोड़ती। शेरू बेहोश हो जाता है। सीमा शेरू को वहीं जमीन पर गिरा देती है। सीमा की आंखें एकदम लाल और जीभ बिल्कुल बाहर थी। निखिल ये देखकर बहुत ज्यादा डर गया क्योंकि सीमा एक जानवर की तरह गुर्रा रही थी। तुम सीमा नहीं हो। कौन हो तुम। अब तक नहीं पहचाना, अब तक नहीं पहचाना कौन हूँ मैं। नहीं, कौन हो तुम सीमा नहीं हो सकती। कोमल, मैं कोमल हूँ। कौन कोमल। ये क्या कह रही हो तुम। कौन कोमल। सीमा दीदी ने मुझे तुम्हारे घर 5 दिन खाना बनाने के लिए जिसे बोला था, मैं वही कोमल हूँ। कोमल हूँ मैं। तूने मेरी जिंदगी हराम कर दी। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तुझे मैं जान से मार कर ही सांस लूंगी। अरे नहीं कोमल, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। तूने कुछ नहीं किया, तुझे मैं बताती हूँ। अरे नहीं कोमल, मुझे माफ कर दो। मैं कभी फिर से ऐसे गलत काम नहीं दोहराऊंगा। क्या हुआ अब। तू तो अभी बोल रहा था तूने कुछ किया ही नहीं। तुझे एकदम से क्या हुआ। नहीं कोमल मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं कभी ये दोबारा नहीं दोहराऊंगा। दोहराएगा तो तब ना जब मैं तुझे उस लायक छोड़ूंगी। दरअसल निखिल के घर कोमल एक दिन खाना बनाने आती है। निखिल घर पर किसी के ना होने का फायदा उठाता है और कोमल के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है। कोमल निखिल को रोकने की बहुत कोशिश करती है पर निखिल उसकी एक नहीं सुनता। कोमल से ये निखिल की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं होती और वो गाड़ी के आगे जाकर खुदकुशी कर लेती है। मैं तुझसे अपना बदला लेकर ही रहूंगी। जो तूने बदतमीजी की वो तू कभी ना कर सके, ना ही कोई और आदमी कर सके। तू उसका उदाहरण होगा। मैं तुझे मारूंगी नहीं, तेरा वो हाल करूंगी कि तू जिंदगी भर याद रखेगा और दुनिया को बताएगा अपनी आप बीती। नहीं कोमल, मुझे माफ कर दो। मैं कभी ऐसा उल्टा काम नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दो कोमल, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। निखिल कोमल से बहुत मिन्नतें करता है पर कोमल उसकी एक नहीं सुनती। वो मार मार कर उसका हाल ऐसा बेहाल कर देती है। अरे मर गया। अरे छोड़ दे चुड़ैल, अरे बच्चे की जान लगी क्या। भाई कोई मेरी मदद करो। कुछ दिनों बाद निखिल को जब होश आता है तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाता है। निखिल को डॉक्टर बताता है कि उसे बहुत बुरी चोट लगी है जिससे वो अपाहिज हो गया है। उसे हमेशा एक व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी उसका ख्याल रखने के लिए। वो जिंदगी भर ऐसा ही रहेगा। कोमल निखिल से अपना बदला ले लेती है और निखिल को सबक मिल जाता है कि किसी के साथ आप बुरा बर्ताव या बुरा व्यवहार करेंगे तो आपको आपके कर्मों की सजा इसी जन्म में मिलेगी। अगर मैंने उस बेचारी के साथ गलत नहीं किया होता तो आज मेरी ये हालत नहीं हुई होती, ना ही कोमल गाड़ी के नीचे आकर अपनी जान देती। निखिल को अपने किए का पछतावा होता है। अरे कोमल, मुझे माफ कर दो। मैं अपनी सारी गलती मानता हूँ। मुझे मेरे किए की सजा भी मिल गई है। अब मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। ठीक है निखिल,
मैंने तुम्हें माफ किया। हिम्मतपुर नामक एक गांव में भोला अपनी बीवी चमेली और अपने 2 बच्चों सोनू और चांदनी के साथ रहता था। भोला पेशे से एक किसान था। वो अपने खेत में सब्जियां उगाता और उन्हें गांव वासियों को और शहर में बेचता। भोला के साथ साथ उसकी बीवी चमेली भी खेतीबाड़ी में उसका साथ देती। भोला के बच्चे गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ा करते थे। पढ़ाई में दोनों सोनू और चांदनी अव्वल थे। वो हर कक्षा में अव्वल आते। एक दिन चांदनी की कक्षा में पास ही के गांव का एक लड़का दाखिला लेता है। वो लड़का बहुत ही अकड़ू स्वभाव का होता है। वो कक्षा के हर बच्चे को किसी न किसी तरीके से परेशान करता। एक दिन वो लड़का केशव अपनी कक्षा में सभी बच्चों को जादू टोटके और भूतों की कहानी सुनाता है। केशव की भूतिया कहानी सुनकर चांदनी बहुत डर जाती है और वो घर जाती है। घर जाकर चांदनी अपने पिताजी से पूछती है, पिताजी क्या ये भूत प्रेत सच में होते हैं? चांदनी का ये सवाल सुनकर उसके पिता भोला बहुत अचंभित हो जाते हैं। अरे बेटा, ये अजीब सवाल आज तुम्हारे दिमाग में कैसे आया? वो पिताजी, हमारी कक्षा में जो नया लड़का आया है वो बता रहा था कि भूत प्रेत सच में होते हैं और उसकी माँ के पास बहुत सी शक्तियाँ हैं जिनसे वो मनचाहा कुछ भी काम करवा सकता है। वो किसी के पास चुड़ैल भी भिजवा सकता है। अरे बेटा, तुम उसकी बातों पर ध्यान मत दो। ये सब बेकार की बातें हैं। हम तुम्हें स्कूल में पढ़ाई करने के लिए भेजते हैं ताकि तुम अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सको, और तुम ये बातें कर रही हो। ये सब अंधविश्वास है। तुम कक्षा में बस पढ़ाई के अलावा कुछ उल्टी सीधी बात ना सुना करो, ना ही किया करो। तुम्हें अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़ा इंसान बनना है। जी पिताजी, मैं आपसे कक्षा में उसकी कोई बात नहीं सुनूंगी और सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दूंगी। बहुत अच्छा बेटा, याद है ना तुम्हें? हमेशा की तरह इस बार भी कक्षा में अव्वल आना है। जी पिताजी। अगले दिन चांदनी सुबह अपने विद्यालय जाने के लिए तैयार होती है। चांदनी विद्यालय आधे रास्ते पहुंच ही चुकी होती है, तभी बहुत जोर से आंधी तूफान आने लगता है। चांदनी थोड़ी देर पेड़ के नीचे खड़ी हो जाती है। कुछ ही देर बाद तूफान रुक जाता है और चांदनी अपने विद्यालय की तरफ बढ़ जाती है। अरे, आज तो इस तूफान के चक्कर में मैं बहुत लेट हो गई। कक्षा में सभी बच्चे आ गए होंगे। आज तो मैडम बहुत डांटेंगी। चांदनी ये बात बोल ही रही होती है, तभी उसे उसकी कक्षा का नया लड़का केशव आवाज देता है, चांदनी। चांदनी उसकी बात को नजरअंदाज करती है। चांदनी, चांदनी। चांदनी को केशव की बात का जवाब देना ही पड़ता है। हाँ केशव। अरे चांदनी, आज तुम भी विद्यालय आने में लेट हो गई। मैं भी हो गया। पिताजी ने बोला है इससे ज्यादा बात नहीं करनी। वो खेत में इतनी मेहनत करते हैं सिर्फ और सिर्फ हम दोनों भाई बहनों के लिए, ताकि हम दोनों अच्छी शिक्षा ले सके। मुझे अब इसकी बेफालतू झूठी बातों में नहीं आना। अरे चांदनी, तुम कल ज्यादा डर तो नहीं गई थी ना भूत वाली बातों से? तुम बहुत अच्छा मजाक कर लेते हो केशव। मैंने इस बारे में अपने पिताजी से भी बात की थी। उन्होंने मुझे बताया ऐसा कुछ नहीं होता है। चांदनी की ये बात सुनकर केशव बहुत जोरों से हंसने लगता है। ये तुम क्या कह रही हो चांदनी? इन सब बातों को मजाक में नहीं लेते। ये तुम्हारी अच्छी खासी हंसती खेलती जिंदगी खराब कर सकती है। तुम्हें ये सब बातें कैसे पता? और तुम इन सब बातों में इतना विश्वास कैसे रख सकते हो? मेरी माँ। क्या मेरी माँ? तुम क्या बोले जा रहे हो केशव? मेरी माँ को काला जादू आता है। वो चाहे तो कुछ भी कर सकती है। वो अपने घर में रहकर अपने काले जादू से तुम्हारे घर पर सब कुछ देख सकती है और कुछ भी कर सकती है। ये कैसा मजाक है? तुम ये डराना मुझे बंद करो और विद्यालय के लिए थोड़ी जल्दी जल्दी पैर चलाओ। देखते ही देखते केशव और चांदनी अपने विद्यालय पहुंच जाते हैं। केशव और चांदनी अपनी कक्षा में पढ़ाई करते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। घर पहुंचकर चांदनी के दिमाग में केशव की बताई गई बातें ही चल रही थी। चांदनी फिर अपने पिताजी, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई अपने घर से हमारे घर में सब कुछ देख सकता हो? मतलब, मैं तुम्हारी बात समझा नहीं चांदनी बेटा। पिताजी, वो हमारी कक्षा में जो केशव है ना,
वो बता रहा था कि उसकी माँ को काला जादू आता है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकती है। उनकी शक्तियाँ इतनी मजबूत हैं कि वो अपने घर बैठे बैठे हमारे घर में सब कुछ देख सकती हैं। चांदनी की ये बात सुनकर भोला बहुत गुस्से में आ जाता है। चांदनी बेटा, तुम ये क्या रोज फजूल की बातें लेकर बैठ जाती हो? लगता है तुम्हारा पढ़ाई में ध्यान नहीं है अब बिल्कुल। हम इतनी मेहनत करके तुम्हें विद्यालय में भेजते हैं। पिताजी, मैं तो खुद उससे बात नहीं करना चाहती। पर वो केशव बिल्कुल नहीं मानता और अपनी माँ के बारे में बताता रहता है। यहाँ चांदनी अपने पिता भोला को केशव की शिकायत लगा रही होती है और उधर केशव अपनी माँ को चांदनी की। माँ, मेरी कक्षा में एक लड़की है, उसका नाम चांदनी है। वो हमेशा मुझे ये कहकर चिढ़ाती है कि तेरी माँ को कोई काला जादू नहीं आता और ये काला जादू सभी भ्रम की बातें हैं। ये चुड़ैल, भूत, प्रेत कुछ नहीं होते। माँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता वो आपके बारे में ऐसा बोलती है। वो बोलती है कि उसके पिताजी ये सब भूत प्रेतों को नहीं मानते। केशव चांदनी और उसके पिता की 2 की 4 बात लगा देता है। केशव की ये बात सुनकर उसकी माँ माया बहुत गुस्से में आ जाती है। अभी उस लड़की और उसके बाप को पता ही क्या है कि मेरे पास कितनी शक्तियां हैं और ये शक्तियां मैंने कितनी मेहनत से दिन रात खून पसीना करके हवन से कमाई है। माया गुस्से में हवन करने लगती है। आज मैं उस चांदनी और उसके बाप को बताऊंगी कि काला जादू किसे कहते हैं और भूत प्रेत होते हैं या नहीं। आज मैं उसके घर पर अपने पास कैद की हुई चुड़ैल में से एक चुड़ैल भेज ही देती हूँ। जब वो चुड़ैल उनकी नाक में दम कर देगी ना, तब उसे समझ आएगा कि भूत होते हैं और एक तो उसके घर में ही है। मेरी शक्तियों पर कोई शक करेगा तो मैं उसकी क्या हाल करूंगी, वो इंसान वो सोच भी नहीं सकता। माया लगातार बहुत देर तक हवन करती है और अपने जादू से एक चुड़ैल को एक मटके में कैद करके उसके घर पर जाने को बोल देती है। जा चुड़ैल, जा चांदनी के घर और उसके घर में जाकर वो हाल कर देना कि वो काला जादू मानने पर मजबूर हो जाए। माया के बोलने के साथ ही मटका हवा में उड़ने लगता है और देखते ही देखते वो चांदनी के घर के बाहर आम के पेड़ पर जाकर फूट जाता है। मटके में से चुड़ैल निकलकर आम के पेड़ पर अपना वास बना लेती है। चुड़ैल के चांदनी के घर आते ही उसके घर में कुछ अजीबोगरीब हरकतें होने लगती हैं। चुड़ैल भोला की बीवी चमेली को बीमार कर देती है। चुड़ैल भोला की सारी फसल खराब कर देती है। अब इन्हें पता लगेगा कि चुड़ैल और भूत क्या होते हैं और हमारे अंदर कितनी शक्ति है। जहाँ चांदनी और उसका भाई कक्षा में अव्वल नंबर से पास होते, वो दोनों अब फेल होने लगे थे। भोला कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार उसके घर में ये क्या हो रहा है। फिर एक दिन भोला अपने खेत में सब्जियां बो रहा होता है। तभी उसे महसूस होता है कि उसके पीछे कोई चल रहा है। वो पीछे मुड़कर देखता है पर उसे कोई नहीं दिखता। तभी एकदम से चुड़ैल भोला को धक्का देकर गिरा देती है और भोला बहुत जोर से जमीन पर जाकर गिर जाता है। अरे अरे, मर गया रे, बचाओ बचाओ। तभी भोला समझ जाता है कि उसके घर पर ये अजीबोगरीब हरकतें ये चुड़ैल कर रही है। भोला अगले दिन गांव के तांत्रिक बाबा के पास जाता है और उन्हें ये सारी घटना बताता है। अच्छा, समझ गया। तांत्रिक मंत्र पढ़ने लगता है और उसे अपने मंत्र की शक्ति से पता लग जाता है कि वो चुड़ैल उनके घर पर आई कैसे। तांत्रिक भोला को ताबीज देता है और बोलता है, इसे अपने घर के मेन गेट पर लगा ले। ताबीज को गेट पर लगाने के साथ ही चुड़ैल घर के अंदर ही जलकर मर जाएगी। भोला तांत्रिक बाबा से वो ताबीज लेता है और बाबा के बताए अनुसार ही अपने घर के गेट पर ताबीज बांध देता है। ताबीज बांधने के साथ ही चुड़ैल घर के अंदर बहुत जोरों से चिल्लाने लगती है और देखते ही देखते वो जलकर राख हो जाती है।